हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर एग्रीकल्चर का पार्ट 2 करेंगे। हम लोग इसके पार्ट 1 में एग्रीकल्चर चैप्टर का डिफिनीशन पार्ट किए थे, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को समझे थे कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 तरह का होता है। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी। और ये जो एक्टिविटीज़ है, इसी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे मेन पार्ट एग्रीकल्चर का होता है। और इस चीज़ को हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। साथ में हम लोग डिस्कस किए थे कि एग्रीकल्चर के लिए इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स क्या है। खासकर हम लोगों ने बात की थी क्लाइमेट, टेम्परेचर, विंड, सॉइल, फर्टिलिटी, इन सभी चीज़ों के बारे में। साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर का इम्पॉर्टेंस क्या है। तो आज हम लोग इसी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर चैप्टर पार्ट 2। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ फार्मिंग के कुछ थ्योरी पार्ट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर टाइप ऑफ फार्मिंग का वेरियस अलग अलग टाइप्स दिया हुआ है। इसको ब्रॉडली 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग जिसमें कि लोग फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, और वो मोस्टली उनके अपने जीवन निर्वाह के लिए होता है, लाइवलीहुड के लिए होता है। उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत मिनिमम स्मॉल प्रॉफिट होता है, स्मॉल सरप्लस प्रोडक्शन होता है। वही स्मॉल सरप्लस प्रोडक्शन मार्केट में सेल करते हैं। कुछ कैश होता है और उस कैश से वो फर्दर सेविंग भी कर लें या फिर अपने आगे के जो अदर नीड्स हैं फैमिली का, उसको फुलफ़िल करें। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में बहुत ज़्यादा लैंड भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कैपिटल भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लेबर भी नहीं लगता है। लेबर भी इसमें बहुत बाहर से नहीं अरेंज करने पड़ते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता है। दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग बिल्कुल इस सब्सिस्टेंस फार्मिंग का अपोजिट होता है। इसमें फार्म साइज बड़ा होता है, इसमें बहुत हैवी और लार्ज अमाउंट में इनपुट्स लगता है, इसमें बहुत हैवी और लार्ज नंबर्स में चीप एंड एबंडेंट लेबर का ज़रूरत होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस का ज़रूरत ज़्यादा होता है। इसमें जो भी फार्मिंग एक्टिविटी है उसमें बहुत ज़्यादा मॉडर्न टूल, टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर, इन सभी चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होता है और सरप्लस भी बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। उसको मार्केट में सेल करने पे प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जो कुछ भी फार्मिंग होता है वहाँ पे प्लॉट साइज छोटा होता है, लेकिन उसमें एक एक इंच ज़मीन का यूटिलाइज करने का कोशिश होता है, ताकि उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाली जा सके और फैमिली के नीड्स को फुलफ़िल किया जा सके, ग्रेन्स का, पल्सेस का, मिलेट्स का या फिर मेज का। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी फर्दर 2 पार्ट्स में है। इसको आदिवासी टाइप का कृषि बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब कि इसमें लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं, अपने एक पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करते हैं, उसको कट करते हैं, उसको जलाते हैं और उस जगह पे एसेस पे, वहाँ के राख पे इंतज़ार करते हैं। मॉनसूनल रेन होता है, फिर अपने साथ जो कुछ भी सीड वगैरह लाए हैं वहाँ पे स्प्रेड करते हैं और इस तरीके से ग्रो करते हैं कपल ऑफ ईयर तक, यानी कि एक साल 2 साल तक वहाँ पर सेम प्रोसेस करते रहते हैं, तब तक जब तक कि सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज नहीं हो जाए। तो इसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। यहाँ पे इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, इसको झूमिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। वैसे ही दूसरा टाइप हो गया नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग में यहाँ ये समझाया गया कि यही सेम टाइप के जो आदिवासी किसान हैं, जो एग्रीकल्चरल वर्क कर रहे हैं, वो अपने साथ कुछ भेड़, बकरियाँ, कैमल, ये सब कुछ भी रखते हैं और उनके साथ उनको हर्डिंग कराते हैं। हर्डिंग मतलब उनको चराते हैं। तो इस तरीके से हर्डिंग, नोमैडिक हर्डिंग भी एक अलग टाइप का फार्मिंग हो गया, जिसमें इनका काम सिर्फ उस गोट, शिप, कैमल को हर्ड कराना और उससे रिलेटेड
जो कुछ भी प्रोडक्ट्स है उसको यूटिलाइज करना, पहले खुद ही यूटिलाइज करना और एक्सेस है तो उसको मार्केट में सेल करके कैश में कन्वर्ट करना। अब इनके थ्रू क्या क्या मिल सकता है जानवरों से, तो वो मिल्क हो सकता है, मीट हो सकता है, सिप है तो वूल यानी ऊन हो सकता है, और इस तरीके से अलग अलग चीज़ें उन एनिमल प्रोडक्ट्स में नोमेडिक हर्डिंग में होती हैं। कुछ और यहाँ कमर्शियल फार्मिंग के अलावा कुछ टाइप्स है, जैसे मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में क्रॉप्स के साथ एनिमल्स को भी रियरिंग किया जाता है, क्रॉप्स भी ग्रो हो रहे हैं और एनिमल रियरिंग भी हो रहा है, जिसमें कि उनको अलग अलग तरीके से, किसी में मिल्क, किसी में मीट, किसी में पोल्ट्री फार्मिंग है तो अंडे, और इस तरीके से वो दोनों मिक्स होता है। इसमें क्रॉपिंग और एनिमल का रियरिंग दोनों मिक्स होता है, इसी को हम लोग मिक्स फार्मिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है प्लांटेशन। प्लांटेशन में जो भी प्लांट्स है उसको नर्सरी में तैयार किया जाता है और फिर उस प्लांट्स को फार्म एरिया में लगाया जाता है। एक ही तरह का एक ही तरह का प्लांट पूरे फार्म एरिया में लगाते हैं, चाहे वो बनाना का फार्म हो या फिर वो टी का हो या फिर कॉफ़ी का हो या फिर कोई और तरीके का हो। तो पूरे एरिया में एक ही तरह के जब प्लांट्स लगाए जाते हैं तो उसको प्लांटेशन बोलते हैं। ये भी लार्ज एरिया में होता है और इसमें भी कैपिटल ज़्यादा लगता है, इसमें भी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसमें भी फ़ायदा ज़्यादा होता है, इसीलिए ये कमर्शियल साइड में रखा हुआ है। नेक्स्ट है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग में भी बहुत सारे एनिमल्स को, चाहे वो गोट की वैरायटी हो, चाहे वो काऊ की वैरायटी हो, चाहे वो बुफेलो की वैरायटी हो, एक ही टाइप के इस मिल्क गिविंग एनिमल्स को रियर किया जाता है, उनको पाला जाता है और इस तरीके से इस डेयरी फार्मिंग में मिल्क का प्रोडक्शन होता है और इसमें भी लार्ज अमाउंट पे कैपिटल लगता है, उसमें देखभाल में बहुत पैसे खर्च होते हैं, इसमें भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। चूँकि ये डेयरी फार्मिंग बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स को, इसलिए इसके आसपास मार्केट होना ज़रूरी है, इसके आसपास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होना ज़रूरी है, ताकि इस डेयरी प्रोडक्ट्स को आसानी से तुरंत सेल किया जा सके। इसमें भी प्रोडक्शन हाई होता है, इसमें भी प्रॉफिट ज़्यादा होता है। हॉर्टिकल्चर में मोस्टली हम लोग दो ही चीज़ का बात करते हैं, एक फ्लावर्स को ग्रो करना और दूसरा फ्रूट्स को ग्रो करना। क्यों? क्योंकि वेजिटेशन को जब ग्रो कर रहे हैं तो उसको हम गार्डन फार्मिंग बोलते हैं। वेजिटेबल्स को जब हम ग्रो कर रहे हैं तो उसको गार्डन फार्मिंग बोलते हैं, और उसी में जब हम फ्रूट्स और फ्लावर्स को ग्रो कर रहे हैं तो उसको हम इस हॉर्टिकल्चर में बोलते हैं। ये भी लार्ज फार्म एरिया में होता है। कोई शौक से अपने घर के छत पे, टेरिस पे कर रहा है तो वो फार्मिंग में नहीं काउंट होता है, वो बस एक हॉबी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रूट्स, फ्लावर्स या वेजिटेबल्स को लार्ज एरिया में ग्रो करना, हायर प्रोडक्टिविटी अचीव करना, हायर कैपिटल इन्वेस्ट होना और उसके बाद सरप्लस को मार्केट में सेल करना, हायर प्रॉफिट अचीव करना। वैसे ही नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग भी एक अलग टाइप का फार्मिंग है, जिसमें सारे फार्मर्स अपने छोटे बड़े लैंड के साथ एक जगह वो अपने फार्म एरिया को मिला दिए हैं और इस तरीके से अब मिलकर उस जगह पर वो अपने कैपिटल को एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने साथ जो कुछ भी उनके पास रिसोर्सेज है उसको एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं और कलेक्टिव तरीके से, मतलब कि एक साथ आपस में मिलकर कोऑपरेटिव तरीके से ये फार्मिंग कर रहे हैं। तो इस तरह के फार्मिंग को कोऑपरेटिव फार्मिंग बोलेंगे। लास्ट है कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग का एग्जाम्पल यूएसएसआर में था, वहाँ की गवर्नमेंट ही हर एक फार्म एरिया को कंट्रोल कर रही थी। इसका मतलब कि फार्म एरिया का या फार्मिंग लैंड का ऑनरशिप किसके पास था? गवर्नमेंट के पास था। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली अलग अलग फार्मर्स उस पर वर्क करते थे, फार्मर्स को पेड एम्प्लॉय समझा जाता था और इस तरीके से ये इस तरह की कृषि कलेक्टिव फार्मिंग थी। यूएसएसआर के बाद जब वहाँ रसिया हो गया और यूएसएसआर स्प्लिट यानी टूट गया कई देशों में, तो इस तरीके से ये कलेक्टिव फार्मिंग का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया। आइए अब इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस ways across the world depending upon the geographical conditions, demand of produce, labor and level of technology. Farming can be classified into two main
टाइप्स सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। तो यहाँ पर यही समझाया गया कि फार्मिंग जो है ये पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरीके से किया जाता है। डिपेंड अपॉन, फार्मिंग के लिए बहुत अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक जोग्राफिकल कंडीशंस होने चाहिए। जोग्राफिकल कंडीशंस डिफरेंट होता है, जो प्रोडक्ट्स हैं उसके डिमांड डिफरेंट होते हैं, लेबर का ज़रूरत अलग होता है, टेक्नोलॉजी का भी लेवल अलग होता है, और इस तरीके से इन सभी के कॉम्बिनेशन पर फार्मिंग यानी कि एग्रीकल्चर किया जाता है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। Subsistence farming, it practiced to meet the needs of the farmer's family low level of technology। इस subsistence farming में बताया गया है कि इसमें फार्मर्स के नीड को ध्यान में रखा जाता है, फार्मर और उसकी फैमिली के नीड के अकॉर्डिंगली ही सबसिस्टेंस फार्मिंग किया जाता है। इसमें लो लेवल का टेक्नोलॉजी यूज होता है, ठीक है, और हाउस होल्ड लेबर ही यूज होते हैं। लो लेवल का टेक्नोलॉजी का मतलब कि वेरी सिंपल जनरल टाइप के टूल्स और टेक्निक्स यूज होते हैं, और हाउस होल्ड लेबर का सीधा मतलब हो गया कि फैमिली के लोग ही इसमें लेबर वर्क करते हैं, क्योंकि प्लॉट साइज भी छोटा होता है, कैपिटल भी कम लगाते हैं ये लोग इनपुट्स के रूप में। इट फर्दर डिवाइडेड इनटू इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इस सबसिस्टेंस फार्मिंग को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। Intensive subsistence farming, labor intensive form of cultivation to reap maximum benefit from limited land, mainly to provide food। इसमें जो भी जमीन है उस जमीन का साइज छोटा होता है और लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव का सीधा मतलब हो गया कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं किसान। ज़मीन का साइज भी छोटा होता है और मेहनत भी उनको जम कर करना होता है, ताकि वो एक एक इंच ज़मीन को यूटिलाइज कर सकें और उस ज़मीन से वो प्रोडक्शन अचीव कर सकें, ताकि उनकी फैमिली का नीड फुलफिल हो सके और कुछ भी एक्स्ट्रा सरप्लस ग्रो हो जाए, जिस सरप्लस को वो मार्केट में सेल करके कैश ला सकें और उस कैश से अपने डेली नीड्स के और भी जो फैमिली नीड्स के ज़रूरत की चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स, उसको वो मार्केट से परचेज कर सकें। तो इसमें लैंड साइज छोटा होता है, एक एक इंच ज़मीन का यूटिलाइजेशन होता है, कैपिटल भी कम लगता है, टूल्स भी बिल्कुल सिंपल और नॉर्मल होता है। मेनली टू प्रोवाइड फूड मीन्स यूज ऑफ ए स्मॉल प्लॉट, वही बात हम लोगों ने बताया, स्मॉल प्लॉट साइज, सिंपल टूल्स, लेस लेबर वर्क। लेस लेबर वर्क का मतलब कि सिर्फ फैमिली के लोग ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। स्मॉल आउटपुट, बहुत स्मॉल आउटपुट होता है, लिटिल सरप्लस मार्केट में सेल करते हैं। मोस्टली इसमें क्या ग्रो किया जाता है, तो वीट, मेज, राइस, ये मोस्टली ग्रो किया जाता है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इट इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। इस प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है और नोमैडिक हर्डिंग होता है। ये टू टाइप्स के होते हैं। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग टू टाइप्स के होते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, इसको हम लोग स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, क्लियरिंग पैच ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट बाय कटिंग एंड बर्निंग ट्रीज फॉर ग्रोइंग फूड क्रॉप्स, इट नेम डिफरेंट। यहाँ यही समझाया गया कि फॉरेस्ट एरिया के एक पार्ट को सेलेक्ट करना और उसको कट करके क्लियर कर देना, फिर उसको बर्न कर देना, जला देना, और उसके बाद उस खाली ज़मीन का इस्तेमाल कृषि के लिए करना, एग्रीकल्चर के लिए, तब तक जब तक कि उस लैंड की फर्टिलिटी वहाँ बनी हुई है। ये कपल ऑफ ईयर हो सकता है, 1 साल 2 साल, और उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ मानसून में हो सकता है, क्योंकि इनके पास इरिगेशन फैसिलिटी बहुत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रिसिटी से या मोटर्स चलाकर या फिर बोरिंग करके इरिगेशन करेंगे। तो इसका सीधा मतलब है कि ये मानसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है, मानसूनल रेन होगा तब ये कृषि हो सकती है, अदरवाइज ये कृषि नहीं हो सकती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसका अलग अलग नाम है, जैसे झूमिंग नाम, ये झूमिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है। जितने भी इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है जिसमें
आपका सिक्किम हो गया, या फिर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये सारे राज्य जो हो गए, इन राज्यों में इसको मोस्टली झूमिंग बोला जाता है। वैसे ही मिल्पा मैक्सिको में बोला जाता है, रोका ब्राज़ील में बोला जाता है, लडांग मलेशिया में बोला जाता है। दे ग्रो, ये मोस्टली क्या इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन में मोस्टली लोग क्या ग्रो कर सकते हैं, तो ये मेज, याम, पोटैटोज, कशावा, अलग अलग देश अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को ग्रो करते हैं। और तब तक करते हैं आफ्टर द सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी दे डू द सेम इन अदर पार्ट ऑफ फॉरेस्ट। ये काम तब तक करते हैं जब तक फॉरेस्ट में उस सॉइल से उनकी फर्टिलिटी बनी हुई है। जैसे ही सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, ख़त्म होती है, ये लोग सेम वर्क फॉरेस्ट के दूसरे पार्ट में करते हैं। नोमैडिक हर्डिंग, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along defined routes. Example, sheep, camel, yak, goats are most commonly reared. They provide milk, meat, wool, hides and other products to the herders and their families. इस नोमैडिक हर्डिंग में मैंने पहले ही बताया था कि ये दोनों आदिवासी कृषि टाइप का है। इसमें खेती की जाती है और इसमें जानवरों को पाला जाता है। इस नोमैडिक हर्डिंग में किस जानवर को पाला जाता है, तो इसमें सिप हो सकती है, गोट हो सकती है, इसमें याक हो सकता है, अलग अलग एरिया हो सकता है, और ये अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं। और किस चीज़ के लिए, तो वाटर और ग्रासेज के लिए मूव करते हैं, यानी फूड और फॉडर के लिए मूव करते रहते हैं, साथ में वाटर के लिए भी, ताकि इनके जानवरों को वो फॉडर यानी चारा मिल सके। और जानवरों को जब ये चारा मिलेगा तो एनिमल प्रोडक्ट्स इनको वापस में मिल सके। ये एनिमल प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो ये मिल्क हो सकता है, ये मीट हो सकता है, ये शिप है तो वूल हो सकता है, याक है तो उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। और ये इसीलिए इसको नोमैडिक हर्डिंग बोलते हैं, यानी ये चरवाहा कृषि हो गया। कमर्शियल फार्मिंग, अभी हम कमर्शियल फार्मिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। कल्टीवेशन ऑफ एक्सटेंसिव प्लॉट्स ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न मशीनरीज टू प्रोड्यूस क्रॉप्स फॉर कमर्शियल पर्पसेज मीन्स लार्ज एरिया, large capital, large input, large labor. It means cheap and abundant, or mostly produce wheat, maize or any other horticultural products, चाहे वो फ्रूट्स हो, फ्लावर्स हो या फिर वेजिटेबल्स हो। तो कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है कि इसमें बड़ा लार्ज प्लॉट साइज चाहिए, इसमें लार्ज इनपुट चाहिए, इसमें लार्ज कैपिटल चाहिए, इसमें लार्ज साइज में लेबर चाहिए, इसमें मॉडर्न टूल एंड टेक्नोलॉजीज़ का यूज किया जाता है। और इस तरीके से कमर्शियल फार्मिंग बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। ये तब हो सकता है जब फार्म साइज बहुत बड़ा हो, बिग हो, और एक ही तरह के क्रॉप पूरे फार्म एरिया में लगाए जाते हैं, और इसको हम कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। इसमें प्रॉफिट भी बड़ा होता है और इसके लिए आसपास मार्केट भी होना चाहिए, इसके लिए आसपास में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी होना चाहिए, और इसको हम लोग ओवरऑल कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। इसमें वीट, मेज, फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स कुछ भी ग्रो किया जाता है, सब कुछ मासिव लेवल पे होता है। मिक्स फार्मिंग, लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक्स। इसमें दोनों चीज़ किया जाता है। इसमें फूड और फॉडर को भी ग्रो किया जाता है, और इसमें लाइव स्टॉक्स यानी पालतू जानवरों को भी पाला जाता है। और इस तरीके से दोनों काम एक साथ किया जाता है। क्रॉप्स को ग्रो करना, फॉडर को, जैसे मेज है तो मेज के पत्ते, जैसे कि भुट्टा हो गया, ठीक है, उसके पत्तों का इस्तेमाल जानवरों के चारा यानी फॉडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, और साथ में एनिमल्स को भी रियर किया जाता है, और दोनों तरह की चीज़ें यूज की जाती हैं, और इसलिए इसको मिक्स फार्मिंग बोलते हैं। ये मोस्टली कहाँ होता है, तो यूरोप, यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया,
और इंडिया के भी वेरियस पार्ट्स में अलग अलग टाइप के किसान इसको प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है प्लांटेशन, कल्टीवेशन ऑफ अ मोनोक्रॉप in large state in tropical areas for the purpose of export। प्लांटेशन मोस्टली एक्सपोर्ट पर्पस को पूरा करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबड़, बनाना और कॉटन, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसमें लार्ज कैपिटल लगता है, लार्ज फार्म साइज चाहिए, लार्ज इनपुट चाहिए और एक ही तरह के क्रॉप्स को पूरे फार्म एरिया में ग्रो किया जाता है। जैसे पूरा का पूरा फार्म एरिया यदि बनाना ग्रो कर रहे हैं, शुगर केन ग्रो कर रहे हैं, तो पूरे एरिया में सिर्फ बनाना लगाया हुआ है, पूरे एरिया में सिर्फ टी या कॉफ़ी को ग्रो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मिक्स कर रहे हैं। तो इसमें लार्ज अमाउंट में लेबर लगेगा, कैपिटल का भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, रिक्वायरमेंट होगा। इसके लिए आसपास फैक्ट्री होना चाहिए, आसपास मार्केट होना चाहिए, फैक्ट्री होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, यानी अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छे उसमें सड़कों पे चलने वाले जो व्हीकल्स है वो होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। और ये सब कुछ हो तो प्लांटेशन फार्मिंग करना आसान होता है और इसमें प्रॉफिट भी हैवी होता है। डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग में हम रेयरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं। सिर्फ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए जो फार्मिंग किया जाता है और जिन जानवरों को पाला जाता है, रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर ओनली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड डेयरी फार्मिंग। इसमें हम गोट कर सकते हैं, इसमें काऊ कर सकते हैं, इसमें बुफैलो कर सकते हैं और भी अलग अलग एरिया जो अलग अलग जानवर मिल्क गिविंग है और उनके मिल्क प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। इसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो इसमें हाई डिमांड होता है, ये प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इसमें डिमांड भी बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, वैल्यूज़ ज़्यादा होते हैं। रेडी मार्केट चाहिए, ये उस रेडी मार्केट का सीधा मतलब हो गया कि ऐसे मार्केट का ज़रूरत होता है इस तरह की फार्मिंग करने के लिए जहाँ पर ये प्रोडक्ट्स आसानी से जल्दी बिक जाएँ। अर्बन एरियाज़ में लोग अपने अपने घरों से जाते हैं और जहाँ भी इस तरह की डेयरी फार्मिंग हो रही है वहाँ पर खुद अपने बर्तनों में दूध लेकर सुबह सुबह चले आते हैं मॉर्निंग वॉक करते हुए। तो इसका मतलब है कि अर्बन एरिया में हाई डिमांड रहता है, ये इसको मार्केट में सेल करने का भी ज़रूरत नहीं है। गाय, भैंस या गोट से मिल्क बाहर आया नहीं कि उसको तुरंत सेल हो गया, तो अर्बन एरिया में आसानी से सेल हो जाता है। और आसपास नियर बाई मार्केट हो तो वो उसको होटल्स में या फिर स्वीट मिठाई के दुकानों में, स्वीट शॉप्स में आसानी से उसको बेच दिया जाता है ताकि वो इस मिल्क प्रोडक्ट्स बना सकें। मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत तरह की चीज़ें हो सकती है, उसमें मिठाइयाँ हो सकती है, उसमें दही हो सकता है, उसमें और भी मिल्क के वेरियस प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स इन ए स्पेशलाइज्ड फार्म। इसमें हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स सबको स्पेशलाइज्ड फार्म में ग्रो करते हैं और इस तरह से ग्रो करने के लिए ही हम इसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। लेकिन इसमें दो पार्ट होता है हॉर्टिकल्चर में। एक पार्ट जिसमें हम सिर्फ वेजिटेबल को ग्रो कर रहे हैं, वेजिटेबल ग्रोइंग इज कॉल्ड गार्डन फार्मिंग। वेजिटेबल ग्रोइंग को सिर्फ हम गार्डन फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन जब वाइल द ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, जब हम फ्रूट्स और फ्लावर्स को ग्रो कर रहे हैं तो उसे हम हॉर्टिकल्चर कहेंगे। ठीक है। नीड थिंग्स, मार्केट, अर्बन एरियाज, टाउन, सिटीज विथ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ट्रक फार्मिंग। इस हॉर्टिकल्चर को हम ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। इसका मतलब है कि इसके प्रोडक्ट्स को ट्रकों में भरकर तुरंत बहुत जल्दी मार्केट में ले जाना पड़ता है और उसका वहाँ पे सेल करना ज़रूरी होता है। जल्द ये मार्केट में सेल भी हो जाते हैं। बड़े बड़े होटल्स में ये फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स का डिमांड हैवी होता है होटल्स में, मोटल्स में। उसी तरीके से यहाँ इसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग। फार्मर्स वॉलंटरली ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स एंड पुल्ड देयर लैंड, कैपिटल, रिसोर्सेज टू टर्न इट इकोनॉमिक एंड प्रोडक्टिव यूज। फार्मर्स वॉलंटरली मतलब स्वेच्छा से, फार्मर्स स्वेच्छा से अपनी ज़मीनें एक दूसरे के साथ जोड़कर
फार्मिंग करते हैं और उसमें साथ में वो अपना कैपिटल, अपना लैंड, अपना रिसोर्सेज सब कुछ एक साथ लगाते हैं। और इस तरीके से अब जो छोटे छोटे प्लॉट थे जिस पर कि मॉडर्न फार्मिंग करना मुश्किल था, अब वो फार्म साइज बड़ा हो जाता है, उस पर मॉडर्न फार्मिंग करना आसान होता है और इस तरीके से उस पर प्रॉफिट भी, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह के एग्रीकल्चर को कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं। इसके लिए किसी ने उनको दबाव नहीं दिया है, फार्मर्स वॉलंटरली यानी स्वेच्छा से इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। ये मोस्टली कहाँ होता है? तो यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है। उस यूरोपियन कंट्रीज़ में बेल्जियम है, फ्रांस है, जर्मनी है, इन सभी देशों में इस तरह की वॉलंटरली एक्टिविटीज़ होती है और इसी को हम कोऑपरेटिव फार्मिंग बोलते हैं। कलेक्टिव फार्मिंग, फार्म्स वेयर अंडर ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, फार्मर्स वेयर पेड एम्प्लॉयज, एग्जाम्पल यूएसएसआर, नाउ नो मोर फंक्शनल। ये कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कलेक्टिव फार्मिंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें पूरा का पूरा फार्म एरिया पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ये प्रैक्टिस यूएसएसआर में 1990 के पहले होता था। अलग अलग तरह के क्रॉप्स हो सकते थे, ग्रो होते थे और इससे वहाँ पे फार्मर्स को पेड एम्प्लॉय समझा जाता था और अलग अलग फार्मर्स को अलग अलग स्पेशलाइज्ड वर्क अलॉट किया जाता था, ड्यूटीज़ दी जाती थी। ये सब कुछ यूएसएसआर में होता था और यूएसएसआर के स्प्लिट के बाद जब वहाँ रसिया हो गया तो ये एक्टिविटी ख़त्म हो गई। तो कलेक्टिव फार्मिंग अब फ़िलहाल किसी देश में नहीं यूज किया जा रहा है। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा मेजर क्रॉप्स, राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, कॉटन, जूट, कॉफ़ी, टी। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लाऊंगा। थैंक यू।